सभी विद्यार्थियों का एम हाई क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 7th का साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट लेना है, आपको ये रिवीजन करके देखना है। लगभग ऐसे ही सेम प्रश्न आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप इस पेपर को हल करते हैं, इसका बार बार रिविजन करते हैं, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने के चांस हैं। पेपर की अवधि टाइम रहेगा 2.5 घंटे का। नंबर 60, मैक्सिमम नंबर हमारे 60 होंगे। यहाँ कुछ निर्देश दिए हुए हैं। आपको पेपर 15 मिनट पहले मिल जाता है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रीड करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमें पेपर सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पहला प्रश्न है, वो निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में क ख ग घ अण है 5 भाग है, इसके पार्ट है। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक अंकित है। जितने प्रश्न का अंक है, अंक का प्रश्न है उसके सामने दिया हुआ है कितने का है। खंड क एक प्रश्न है, उसमें 12 पार्ट है, बहुविकल्पीय एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है जिसका नंबर 1-1 है हर का। खंड ख में प्रश्न संख्या 2 से 5 है। ये अति लघु त्रित्रीय प्रश्न है, इसका 5, प्रत्येक का 2 से 5 में है। ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। खंड ग आ जाता है हमारे पास 6 से 8। इसमें लघु तृतीय प्रश्न है, इसमें हमें 4 से 5 लाइनों में इनका आंसर देना होता है। इसका प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। खंड ग आ जाता है हमारे 9 से 11। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। यहाँ हमें 8 से 10 लाइनें लिखनी होती है। खंड अण है हमारे पास 12 से 15। ये केस स्टडी पर आधारित या स्रोत आधारित प्रश्न है, जिनमें से हर क्वेश्चन के 3 उपभाग हैं। कोई समग्र विकल्प नहीं है, हालांकि कुछ प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए हैं। ऐसे प्रश्नों में से केवल एक ही विकल्प का उत्तर देना है। जहां ऑप्शन दे रखे हो वहां हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। पहला प्रश्न है हमारे पास, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या क्या आवश्यक है। कि क्या क्या हमें चाहिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, उनमें से हमें बताना है कि क्या क्या चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए क्या, नहीं। और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं। CO2 और जल। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए होता है हमें, CO2 प्लस जल H2O। ठीक है, H2O। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, वन उन्मूलन के परिणाम हो सकते हैं। अगर हम वनों को काटते हैं, वनों को नष्ट करते हैं, तो उनके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ऑप्शन ए, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ऑप्शन बी, वर्षा की मात्रा में वृद्धि। ऑप्शन बी सी, बाढ़ और मिट्टी का कटाव। ऑप्शन डी, वातावरण में और अधिक ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ बताना है कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, वनोन्मूलन के। तो यहाँ पे बाढ़ और मिट्टी का कटाव, अगर वन नहीं होंगे, बारिश आई, बाढ़ अपने साथ मिट्टी का कटाव कर गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वनोन्मूलन के परिणाम। सी, बाढ़ और मिट्टी का कटाव। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। उल्टा क्वेश्चन हुआ है, किया हुआ है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब है रासायनिक परिवर्तन हमें बताना है। 3 भौतिक परिवर्तन दिए हैं, 1 रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, दूध का दही बनना, ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। वापस हम उसको नहीं बना सकते। जल का जमना भी भौतिक परिवर्तन है, जल में चीनी का घोलना भी भौतिक परिवर्तन है, और मोम का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। सिर्फ हमें बताना है दूध का दही बनना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। चौथा प्रश्न हमारा, निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडाशय, बीजांड, वर्तिकाग्र या परागकोश। अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में। बीजांड फल भित्ति में बदल जाता है, फल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, अंडाशय। पांचवा प्रश्न है हमारा, अनुपचारित वाहित मल को नदी में नहीं डालना चाहिए, उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। ऑप्शन ए, जल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी, जल को प्रदूषित कर जलीय जीवों को मार देता है।
ऑप्शन सी हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, या ऑप्शन डी जल की गुणवत्ता में सुधार करता है। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि जल को प्रदूषित कर देता है और ये जलीय जीवों को मार देता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है हमारा, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? फ्यूज एक तार होता है जो टिन धातु का बना होता है, मिश्र धातु होती है। क्या कार्य होता है? विद्युत धारा में वृद्धि करता है क्या? नहीं करता। अधिक विद्युत धारा होने पर परिपथ को तोड़ देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। विद्युत धारा का मापन नहीं करता, एमीटर करता है, विद्युत ऊर्जा को संचित भी नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक विद्युत धारा होने पर परिपथ तोड़ देता है फ्यूज तार। ठीक है, जैसे एमसीबी डाउन हो जाती है ना, ऐसे ही फ्यूज तार उसको तोड़ देता है, तार टूट जाता है और कनेक्शन कट जाता है। सातवां प्रश्न हमारा, हुमस का निर्माण कैसे होता है? रेत और मिट्टी के मिश्रण से, पौधों और जानवरों के अवशेषों के अपघटन द्वारा, मिट्टी के जल वाष्पन द्वारा, डी प्रकाश संश्लेषण के कारण हरे पादपों द्वारा। तो हुमस का निर्माण होता है पौधों और जानवरों के अवशेषों के अपघटन द्वारा, जिसे हम खाद भी बोलते हैं, जैविक खाद भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तांबे की तार को एक सिरे पर गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। तुमने देखा होगा, अगर कोई भी धातु होती है तो एक सिरा अगर हम गर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। जो कौन सी प्रक्रिया है? चालन। ठीक है, चालन प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होता है कि वो गर्म होकर दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा स्वच्छता सुधारने हेतु कम लागत वाला यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्र नहीं है? ऐसा बताना है कि जो कम पैसे वाला हो। ठीक है, कम लागत वाला निपटान तंत्र नहीं है। अब देखो, सेप्टिक टैंक ये भी है, सेप्टिक टैंक। रासायनिक शौचालय ये भी ठीक है। खुली नाली प्रणाली या कंपोस्टिंग पिट। अब देखो, जो खुली नाली प्रणाली होती है, खुले में कर देते हैं, वो निपटान तंत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी। 10वां प्रश्न है हमारा, बैटरी दो अथवा दो से अधिक सेलों का संयोजन है, जिसमें एक सेल का धनात्मक टर्मिनल अगले सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। ऑप्शन बी, एक सेल का ऋणात्मक टर्मिनल अगले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। ऑप्शन सी, एक सेल का धनात्मक टर्मिनल अगले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। ऑप्शन डी, सेल आपस में जुड़े नहीं होते। हमें बताना है कि क्या होता है दो से अधिक सेलों का संयोजन। इसमें एक सेल का धन सिरा होता है, वो दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे होता है ये बैटरी, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हमारा, अवसादन टंकी के निचले भाग में जमा ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? जो अवसादन टंकी है उसके निचले भाग में जमा हुआ ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? ए कंपोस्ट, बी स्कम, ऑप्शन सी वाहित मल, ऑप्शन डी सिलज या अपशिष्ट। ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, सिलज होता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, जो ठोस पदार्थ जमा हो जाता है। 12वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का निर्माण चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से होता है, जिसका पानी का रंग दूधिया हो जाता है? ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में जब चूने के पानी का हाइड्रोक्साइड में CO2 प्रवाहित की जाती है तो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, चूने का पानी, ठीक है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये CO2 हो गई हमारे पास। ये क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और साथ में क्या बन जाता है? जल बन जाता है। पहला खंड हमारा क्या वाला खत्म हो गया, अब खंड सेकंड स्टार्ट होता है। दूसरा प्रश्न है, सहजीवी संबंध क्या होता है?
सहजीवी यानी साथ में जीवन जीना। राइजोबियम फलीदार पादपों का संबंध सहजीवी है क्यों कहलाता है? अब देखो, हमने बहुत बार पढ़ा है कि सहजीवी संबंध जो राइजोबियम और फलीदार पौधा है वो उसकी जड़ों में रहता है। ठीक है, परिभाषा पहले तो हम परिभाषा बता देते हैं। जब दो अलग अलग प्रजातियों के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, चाहे वो लाभ या पोषण के लिए हो या आवास के लिए हो, तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। कारण, राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में रहकर उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करता है, और जबकि पौधा बदले में बैक्टीरिया को क्या क्या देता है? आवास और भोजन प्रदान करता है। और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए कौन सा संबंध है? सहजीवी संबंध है। इसका अथवा ए और बी पार्ट दिया हुआ है, तो दोनों में से एक ही पार्ट करना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, हमें बताना है यहाँ। परजीवी पादप, अभी हमने पढ़ा परजीवी पादप, ठीक है, जो दूसरों पर निर्भर रहता है, अमरबेल। कीट भक्षी पादप जो कीटों को खाता है, घटपर्णी या वीनस फ्लाईट्रेप बोलते हैं। मृतजीवी, मशरूम या कवक। और विषमपोषी, मनुष्य या शेर, ये जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी दोनों है, मनुष्य और शेर सर्वाहारी आ जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा, पुष्प को पादप का जनन अंग क्यों कहा जाता है? ब्रायोफिल्लम एवं स्पाइरोगायरा में अलैंगिक प्रजनन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? पुष्प क्या मादा के जो हमारा पुष्प होता है, फलो होता है, ठीक है, पुष्प एक होता है पुष्प, ठीक है, इसको जनन अंग बोलते हैं। एक होता है फल। फल का निर्माण अभी हमने पढ़ा था अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से। पुष्प को हम क्या बोलते हैं? जनन अंग बोलते हैं। पुष्प जनन अंग क्यों है? क्योंकि पुष्प में पौधे के नर जनन अंग पुंकेसर, ठीक है, क्या होता है? पुंकेसर होता है। और मादा जनन अंग स्त्री केसर, ठीक है, मादा जनन अंग क्या होता है? स्त्री केसर होता है, जो बीज बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, बीज बनेंगे जब तो नए पादप का निर्माण होगा, तो ये दोनों पाए जाते हैं, इसलिए बीज बनाने में सहायक। भिन्नता क्या क्या है? ब्रायोफिल्लम ये पत्तियों से, ठीक है, उगने वाली कलियों के माध्यम से होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफिल्लम में पत्तियां होती है उस पादप की, अगर हम उस पादप की पत्तियों को लेकर जमीन में लगा दे और उचित पोषक माध्यम वहां दे दे, तो पत्ती से क्या एक नए पादप का निर्माण हो जाता है ब्रायोफिल्लम में। स्पाइरोगायरा में क्या होता है? इसमें प्रजनन शरीर के दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ठीक है, इसका बाप जो शरीर है वो दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। सूचक क्या होता है? प्राकृतिक सूचकों के दो उदाहरण बताइए। सूचक बेटा वे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता क्षारीयता प्रकृति को बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? सूचक। ठीक है, जैसे लिटमस पेपर होता है, हल्दी है, ये सारे क्या है? सूचक है। उदाहरण हल्दी और लिटमस। अब यहां चौथे के दो पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी, या तो ए करना है या बी करना है। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा, फिनोप्थिलीन अम्लीय और क्षारीय विलयन को पहचानने में किस प्रकार सहायता करता है? बताना है कि फिनोप्थिलीन अम्लीय और क्षारीय विलयन को किस प्रकार पहचानता है। अम्लीय विलयन में फिनोप्थिलीन क्या रहता है? रंगहीन, कलरलेस रहता है, कोई फर्क वहां नहीं पड़ता। और क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी। अगर क्षारीय विलयन होगा तो वहां फिनोप्थिलीन का रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी। अगर नहीं है वहां क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन है, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवा प्रश्न है हमारा, असमान गति को परिभाषित कीजिए। असमान गति क्या होती है बेटा? असमान गति में कोई निश्चित गति नहीं होती, कभी धीरे चल रहा है कभी तेज चल रहा है, तो उसे असमान गति कहते हैं। यदि एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलती है, तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? पहले तो हमें असमान गति बता देते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करती है, ठीक है, एक घंटे में उसकी 40 किलोमीटर कर रहा है, अगले एक घंटे में 50 कर रहा है, फिर 30 कर रहा है, तो ये क्या है? असमान गति हो गई। अब 45 किलोमीटर जो चल रहा है एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में वो 45 किलोमीटर चल रहा है, तो 120 किलोमीटर कितने घंटे में
चलेगा। 120 में हम 45 का भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट में वो क्या करेगा, 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, इससे निकाल लेंगे दूरी बटे चाल, तो टी बराबर डी। छठा प्रश्न हमारा कारण बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है, कारण बताइए। अमीबा में पाचक रसदान खाद्यदानी में स्रावित होते हैं। अमीबा में जो पाचक रस होते हैं वो खाद्यदानी में स्रावित होते हैं, क्योंकि वही पाचन ही खाद्यदानी में होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जब यह भोजन को घेरता है तो एक खाद्यदानी बनती है। पाचक रस इसी खाद्यदानी में स्रावित होते हैं ताकि भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ा जा सके और उसे कोशिका के भीतर ही पचाया जा सके। खाद्यदानी में ही उसका पाचन होता है और वहीं से वो जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। दीर्घरोम या विलाई क्षुद्रांत में पाए जाते हैं, अपितु आमाशय में नहीं। जो दीर्घरोम होते हैं हमारे, विलाई होते हैं, वो क्षुद्रांत्र में पाए जाते हैं, आमाशय में नहीं पाए जाते। इसका कारण क्या है? क्षुद्रांत का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन का अवशोषण है, करना है। दीर्घरोम उंगली जैसी संरचना होती है जो अवशोषण के लिए उसके सतह के क्षेत्र को बढ़ा देती है, सतह ज्यादा वो प्रदान करती है, ज्यादा एरिया प्रदान करती है। चूंकि आमाशय में मुख्य रूप से भोजन का मंथन और प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है बस, ठीक है, अवशोषण नहीं, इसलिए वहां इनकी आवश्यकता नहीं होती। इनकी आवश्यकता कहां होती है? क्षुद्रांत्र में ही होती है। इसका तीसरा पार्ट है, आमाशय का आंतरिक स्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से सुरक्षित रहता है। क्यों? आमाशय की आंतरिक दीवार पर श्लेष्मल की एक परत होती है। यह श्लेष्मल परत आमाशय के स्तर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संचारक के प्रभाव से बचाती है। ठीक है, ये क्या करती है? संचारक के प्रभाव से बचाती है। इसका बी पार्ट दिया हुआ है, दोनों में से एक ही करना है। गाय, हिरन आदि जंतु रूमिनेंट्स रोमंथी कहलाते हैं। मानवों में सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पाता, अपितु रोमंथी जंतु इनका पाचन आसानी से कर लेते हैं। कारण बताइए। अब देखो, रोमंथी क्यों कहलाते हैं? ये जंतु घास को जल्दी निगल लेते हैं। आपने देखा होगा, जैसे गाय भैंस होती है, निगल लेती है और धीरे धीरे बाद में पाचन करती रहती है। एक बार निगल लेती है, उसके बाद ही जमा करके पाचन करती है। ये जंतु घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग रुमेन में जमा कर लेते हैं। रुमेन एक भाग होता है, यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है। क्या होता है? सिर्फ आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, जिसे बाद में वापस मुंह में लाकर चबाते हैं। एक बार तो ले जाते हैं, फिर वापस वो मुंह में लाकर चबाते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण इन्हें क्या कहते हैं? रोमंथी कहते हैं। सेलुलोज का पाचन का कारण, ये जंतु सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि रोमंथी जंतु में क्षुद्रांत्र और वृद्धांत्र के बीच एक बड़ी थैली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? अंधनाल। क्या बोलते हैं? अंधनाल। यहाँ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। मनुष्य में ये जीवाणु नहीं होते, इसलिए मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। सिर्फ जो रोमंथी जंतु है वो ही कर पाते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, सरल रेखीय वर्तुल और एवं आवर्ती गति में उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ 3 गति बताई हुई है हमारी, सरल रेखीय, वर्तुल गति, आवर्ती गति। ये 6ठी की क्लास में सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो हम उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे एक सीधी रेखा में सड़क पर चलती हुई कार, ठीक है, सड़क पर जो कार चलती है, चलती हुई कार, चलती हुई कार। वर्तुल गति जो वही होती है, वर्तुलाकार में होती रहती है, ठीक है, वो वर्तुल गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चलती है तो क्या कहती है? वर्तुल गति। जैसे कोलू का बैल चलता रहता ना, कोलू का बैल, जिससे हम गेहूं पीस, वो आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, अब तो कहीं कहीं होता है कि वो बैल बांध देते हैं, उसको एक लकड़ी का वो लगा देते हैं और वो उसी एरिया में घूमता रहता है। ठीक है, तो वो क्या होगी? वृत्ताकार गति। आवर्ती गति क्या होती है? ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है, वो आवर्ती गति बार बार वही होती रहती है। कौन सी होती है? जैसे आपने देखा होगा घड़ी का पेंडुलम,
घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो आवर्ती गति का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? आवर्ती गति का उदाहरण होता है। घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो आवर्ती गति का उदाहरण होता है। आठवां प्रश्न है हमारा, ऊष्मा संचरण की 3 विधियों चालन, संवहन एवं विकिरण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। चालन, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का चालन विधि द्वारा संचरण होता है ऊष्मा का। अभी हमने पढ़ा था कि एक तार को हम गर्म करते हैं एक सिरा, तो दूसरा उसके ऑटोमेटिक धीरे धीरे गर्म हो जाता है, तो किसके द्वारा होता है? चालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऊष्मा का ठोस पदार्थों में एक गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालन। जैसे गर्म चाय में रखी स्टील की चम्मच ऑटोमेटिक गर्म हो जाती है, ठीक है, ये इसका उदाहरण। संवहन क्या होता है? तरल पदार्थ जैसे द्रव और गैसों में कणों की गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। जैसे धीरे धीरे कण गर्म हो गए, वो गर्म कण ऊपर चले जाते हैं, उसकी जगह नीचे ठंड आ जाते हैं, फिर वो गर्म होते हैं, वो चले जाते हैं ऊपर, फिर नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया चलती रहती है संवहन में। उदाहरण है जैसे पानी का उबलना, ठीक है, पानी कौन सी प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है? संवहन। तीसरा विकिरण, ऊष्मा का स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो कौन सी प्रक्रिया होती है? विकिरण। जैसे सूर्य की गर्मी है, सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंच रहा है, वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा आ रहा है? विकिरण, रेडिएशन के द्वारा आ रहा है। इसका बी पार्ट है 8वें का, गर्म कॉफी का ताप मापने के लिए डॉक्टरी तापमापी के बजाय प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग किया जाता है। स्पष्ट दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए यह समझाइए कि प्रयोगशाला तापमापी इसके लिए क्यों उपयुक्त है, अपितु डॉक्टरी तापमापी नहीं। अब देखो मुख्य अंतर क्या है? डॉक्टरी तापमापी की जो सीमा होती है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कितनी होती है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जबकि प्रयोगशाला तापमापी की सीमा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। अब गर्म कॉफी का तापमान तो सीधी सी बात है 42 डिग्री से कहीं अधिक हो सकता है, चाल भाई 42 तो है ही, उससे ज्यादा 50 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, तो उसको हम नहीं माप सकते। डॉक्टरी तापमापी में एक विभंग होता है जो पारे को गिरने से रोकता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी से रीडिंग तभी ली जाती है जब वह वस्तु के अंदर हो जो तरल पदार्थों के लिए सटीक है। इसलिए हम वहां प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं कॉफी का ताप मापने के लिए। 9वां क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है? भौतिक या रासायनिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन में हम पदार्थ की अवस्था बदलने पर उसे वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं, परंतु रासायनिक में ऐसा नहीं हो सकता। तो भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है जिसे हम वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकता। लोहे में जंग लगने के लिए कौन सी 2 चीजों का आवश्यक होना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 10 में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जल और ऑक्सीजन, अगर नमी और O2 होगी, वायु होगी, तभी वहां लोहे में जंग लगेगी, वरना नहीं लगेगी। तीसरा क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट एवं लोहे की अभिक्रिया में किसके निर्माण के कारण विलयन का रंग नीले से हल्के में परिवर्तित हो जाता है? जो आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट किसमें बदल जाता है? आयरन सल्फेट में, ठीक है। कॉपर को कौन विस्थापित कर देता है अभिक्रिया में? आयरन विस्थापित कर देता है, और उसकी जगह क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट बन जाता है, जिसके कारण उसका रंग नीले से हरा हो जाता है। अब देखो किसी पदार्थ के आकार, आकृति, रंग, अवस्था आदि कौन से गुण कहलाते हैं? तो ये कौन से गुण कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं, ठीक है। 5वां, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को हम गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन। 10वां प्रश्न है हमारा, मिलान करें। यहाँ 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनका आंसर हमें यहाँ जोड़ना है, बताना है, मिलाना है उनको। केशिकाएं क्या होती है? धमनी और जो सिराओं को जोड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं? केशिकाएं। धमनी और सिराओं को जोड़ने वाली संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। मूत्र मार्ग, मूत्र को शरीर से बाहर निकालने वाला जो रास्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का तरल भाग। आपने देखा होगा
जब हमारे चोट लग जाती है, कट जाता है तो ब्लड निकलता है, ठीक है। थोड़ी देर वहां रक्का थक्का जम जाता है, उसके बाद आपने एक लिक्विड सा पदार्थ देखा होगा, चिपचिपा सा, हल्का व्हाइट सा, तो वो कौन सा भाग होता है? प्लाज्मा होता है, वो रक्त का तरल भाग क्या है? वाष्प उत्सर्जन। पादपों से जल का निर्मुक्त होना क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। फिलोयम, ठीक है, पादपों में भोजन का संवहन करता है फिलोयम। और जाइलम क्या करता है? जाइलम जल का संवहन करता है, ठीक है। फिलोयम भोजन का और जाइलम जल का। फिलोयम फूड, जाइलम जल। यहां से ये याद करने की ट्रिक है। 11वां प्रश्न है हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण क्या होता है? देखो, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, और प्रकाश के परावर्तन के कारण वहां वो हमारा प्रतिबिंब बनता है, छायाचित्र बनता है। बी पार्ट है इसका, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की दो विशेषताएं बताइए। कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता बताएं। सबसे पहली बड़ी बात तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और वस्तु के आकार क्या बनेगा? सीधा बनेगा, और वस्तु जितने आकार की है प्रतिबिंब भी उतना ही आकार का बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, इसका मतलब यानी दायां भाग बायां दिखाता है, और बायां दायां दिखाता है, उल्टा दिखता है। शीशे में जब हम देखते हैं, आपने कभी देखा होगा शीशे में, तो हम जहां देखते हैं वो हमारा उल्टा उल्टा वाला भाग होता है, वो सीधा वाला दिखाता है, सीधा वाला भाग उल्टा। इसे हम क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। इसका अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 11वें का, दोनों में से एक करना है। उत्तल लेंस को अभिसारी एवं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखो, उत्तल लेंस को हम अभिसारी, अभिसारी का मतलब है अपसरित करना, इकट्ठा करना, और अपसारी का मतलब फैलाना। तो उत्तल लेंस क्या होता है? अपने से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, कॉन्वे कर देता है, ठीक है, इसलिए क्या कहलाता है? अभिसारी। और अवतल लेंस अपसारी, यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपसारी। अब अवतल दर्पण के दो उपयोग कौन कौन से हैं, ये हमें बताने हैं। डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक और गले के निरीक्षण के लिए जो दर्पण उपयोग किया जाता है, आपने देखा होगा एक गोल सा वो दर्पण सा लेके रखते हैं, वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। टॉर्च और वाहनों की हेडलाइट में भी हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, अम्लीय अपशिष्ट और उपचार, ठीक है। अम्लीय अपशिष्ट क्या होते हैं और इसके उपचार हम कैसे कर सकते हैं? इस अपशिष्ट जल उपचार के दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के नाम बताइए। हमें अभिक्रिया का नाम भी बताना है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण, ठीक है। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो उसे हमें क्या कहते हैं? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बी, नदियों में प्रवाह से पूर्व इस अम्लीय विशिष्ट जल का उपचार क्यों आवश्यक है? नदियों में प्रवाह देता है, जो इकोसिस्टम है उसको बिगाड़ देता है, और ये मछली और जल में जो अन्य जीव है उनके लिए हानिकारक होता है। इसे उदासीन करने से मिट्टी और जल की गुणवत्ता सुरक्षित रहता है, ठीक है। अम्ल और क्षार जब मिलते हैं, अम्ल और क्षार की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? उदासीन। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण, ठीक है। लवण बन जाता है, और उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका सी पार्ट है, अम्ल और क्षार के माध्यम के मध्य अभिक्रिया का सामान्य समीकरण लिखिए। अभी बता दिया था मैंने, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। अम्ल का ले लेते हैं हम HCl प्लस क्षार का NaOH, ठीक है। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षार है, HCl अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या करता है? देखो, दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? NaCl प्लस
H2। ये होता है लवण और ये जल। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं क्योंकि खाने की टेबल पे रखा होता है। ठीक है, यह अभिक्रिया दी हुई है यहां। COD में से एक करना है क्योंकि अथवा में दिया हुआ है। अम्लता होने पर चिकित्सक एंटासिड प्रति अम्ल की लेने की सलाह क्यों देते हैं? कि अगर हमारे मुंह में एसिडिटी हो जाती है या फिर कहीं भी हो जाती है, वो पहले तो अगर हमारे मुंह का मान pH मान 5.4 से कम हो जाता है तो हमारे दांत जड़ने लग जाते हैं, धीरे 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 टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां हमारे मुंह का अम्लीय मान 5.4 से कम हो जाता है। एंटासिड क्या होता है? एक हल्का क्षार होता है। जब पेट में अधिक अम्ल HCl बनता है तो एंटासिड उस अतिरिक्त अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते देता है? उदासीन कर देता है, जिससे दर्द से और जलन से राहत मिलती है। अब देखो, जब हमारे कहते हैं गैस सी बन रही है पेट में, ऐसा लग रहा है पच सी हो रही है, तो हम इनो लेते हैं। ठीक है, इनो जो तुरंत काम करता है और हमारे पेट की अम्लता को दूर करता है। उसमें क्या मिला होता है? क्या होता है उसमें? क्षार होता है, मैग्नीशिया। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इनो में क्या होता है? क्षार होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, MgOH2। जब अम्लीय माध्यम हो रखा है हमारे पेट का तो हम तुरंत क्षार लेंगे तो रिएक्शन करके उदासीन हो जाएगा और वो हमारे जलन और दर्द से राहत मिल जाती है। 13 क्वेश्चन है, 13वां, विद्युत परिपथ का प्रयोग। परिपथ में स्विच की क्या भूमिका होती है? परिपथ में स्विच की भूमिका बताना है कि स्विच एक सरल उपकरण है जो परिपथ को जोड़ने या तोड़ने का काम करता है। यह विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित भी करता है। क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित भी करता है ये। ठीक है, यदि बल्ब का फिलामेंट या तंतु टूट जाए तो क्या होगा? कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, परिपथ अधूरा रह जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा, जो भी उपकरण है वो सारे बंद हो जाएंगे। सी है, विद्युत हीटर के तार को तप्त होकर ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्तरदायी है? तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किन दो कारकों पर निर्भर करता है? अब देखो, तार गर्म हो गया, गर्म होते तापीय प्रभाव आ गया, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? सबसे पहले तो विद्युत धारा, जितनी धारा अधिक होगी ऊष्मा उतनी ही अधिक होगी, तार उतना ही गर्म होगा। आपने देखा होगा तार गर्म होता है जब ज्यादा धारा प्रवाहित होती है। और प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध बेटा जितना अधिक होगा ऊष्मा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी तो तार गर्म नहीं होगा। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो तार गर्म होगा और धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगी। COD में से यहां एक ही करना है। डी है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के दो अनुप्रयोग बताइए। सबसे पहले विद्युत घंटी, जो हम बैल बजाते हैं, हमारे घरों में बैल लगी होती है, तो कौन से प्रभाव पर काम करती है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। जो विद्युत मोटर होती है हमारी, या फिर जो कैन में भारी लोहे को उठाने के लिए प्रयुक्त विद्युत चुंबक होती है, ये सारी किस पर काम करती है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14वां, श्वसन और मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? दौड़ के बाद योगेश के जल्दी जल्दी सांस लेने का क्या कारण है? अब देखो, अब जब हम दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी हमारी सांस लेते हैं, हम सांस भी फूल जाती है। दौड़ते समय शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होता है? जब हम दौड़ते हैं हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए योगेश तेजी से सांस लेना पड़ता है ताकि फेफड़ों तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके। ठीक है, डी, दौड़ के समय योगेश की पैर की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन हुआ है? एवाइवी श्वसन होता है, एनारोबिक श्वसन, रेस्पिरेशन। दौड़ते समय जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, तब वहां एवाइवी श्वसन होता है। और एवाइवी श्वसन में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। सी, पैरों के पेशियों में ऐंठन के लिए उत्तरदायी पदार्थ का नाम लिखिए एवं इसका निर्माण तीव्र व्यायाम के समय ही क्यों होता है? अभी बताया था कौन सा अम्ल बन जाएगा वहां? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। कौन सा अम्ल बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। कारण क्या है इसका? तीव्र व्यायाम के समय शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती
ठीक है। इस स्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीजन नहीं होता। ग्लूकोज जो हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं भोजन के रूप में, उसका पूरी तरह ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, वो पूरी तरह पचित नहीं हो पाता, और वो उस स्थिति में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिससे हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। यहाँ सी और डी में से एक ही करना है, सी कर लो या डी, अथवा में दिया हुआ है यीस्ट जैसे कुछ जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी किस प्रकार जीवित रहते हैं। यीस्ट जैसे अवायवीय श्वसन किण्वन में होता है, इनमें के माध्यम से जीवित रहते हैं। वे ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन सा श्वसन पाया जाता है इनमें, अवायवीय श्वसन, ठीक है, किण्वन। ये क्या करता है, करते हैं उस टाइम अवायवीय के किण्वन में बिना ऑक्सीजन को ग्लूकोज को तोड़ देते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके रूप में क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है और CO2, ठीक है। अवायवीय श्वसन में क्या बनता है, एथिल अल्कोहल और CO2। 15वां प्रश्न है हमारा, अपशिष्ट जल उपचार से रिलेटेड WWTP में अवायवीय बैक्टीरिया की क्या भूमिका होती है। हमें बताना है कि WWTP में अवायवीय बैक्टीरिया की क्या भूमिका होती है। अवायवीय बैक्टीरिया में अवशिष्ट पदार्थ जो जल में मौजूद होते हैं, कार्बनिक कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित करके इस प्रक्रिया के दौरान बायोगैस का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, बायोगैस, जिसका हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं, ईंधन के रूप में कर सकते हैं। बायोगैस का हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं, ईंधन के रूप में कर सकते हैं। बी है, अपशिष्ट जल उपचार के दो उत्पाद लिखिए कि हम उनका कहाँ उपयोग कर सकते हैं। साफ किया हुआ जल जिसे नदियों में छोड़ा जा सकता है, अगर हम उसको ट्रीटमेंट दे दिया और साफ कर दिया जल को, तो हम उसे नदियों में छोड़ सकते हैं। अब जो कीचड़ या शिलज होता है, बचा हुआ भाग होता है, जिसे सुखाकर हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैविक खाद के रूप में खेतों में उनका हम उपयोग कर सकते हैं। सी, अपशिष्ट जल के प्रभावी उपचार के लिए लोगों में जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है, कि अपशिष्ट जल का प्रभावी उपचार करना चाहिए, इसके लिए लोगों में हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। ऐसा क्यों जागरूकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग अक्सर नालियों में प्लास्टिक, ठोस कचरा और बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। तुमने देखा होगा अक्सर नालियों में प्लास्टिक का कचरा, ठोस कचरा और बचा हुआ खाना पड़ा मिलता है, जिससे नालियां जाम हो जाती है। यदि लोग जागरूक होंगे तो वे कचरा का सही ढंग से निपटान करेंगे, जिससे उपचार संयंत्र WWTP पर बोझ कम होगा और पानी का शुद्धिकरण भी अधिक प्रभावी ढंग से हो पाएगा। यहाँ सी और डी में से एक ही करना है, अथवा में दिया हुआ है जल प्रदूषण को रोकने के दो उपाय बताइए। जल प्रदूषित हो गया, अगर हम उसको प्रदूषण से बचाना है, उसके लिए हमें दो उपाय बताने हैं। कौन कौन से हैं, एक, घरेलू कचरे, तेल, वसा और प्लास्टिक को खुले नलियों में ना फेंके। नालियां होती है जो खुला नालियां, उन्हें हमें घरेलू कचरा, तेल और वसा, प्लास्टिक की बोतलें आदि नहीं फेंकना चाहिए। ऑप्शन 2, कारखानों और नगर निगम के सीवेज को बिना उपचारित किए सीधे नदियों या जल स्रोतों में ना छोड़े। जो सीवरेज होते हैं, जो उनका अपशिष्ट पदार्थ होता है, उनको बिना उपचारित करते हुए कहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, नदियों और जल स्रोतों में। कब छोड़ना चाहिए, पहले उसका उपचार करना चाहिए। तो बेटा ये बच्चों, ये आज का हमारा सैंपल पेपर खत्म हो जाता है यहीं पे। अब इसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, जिससे तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नंबर आ सके और तुम क्लास टॉप कर सको। थैंक यू बेटा। और जो बच्चा रह गया ऑनलाइन क्लास से या फिर लाइव क्लास से या फिर सैंपल पेपर से, तो हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है। आप एम हाई क्लासेज में जाकर वहां प्लेलिस्ट से सब्जेक्ट वाइज सैंपल पेपर देख सकते हो और वहां से वो रिवीजन कर सकते हो। धन्यवाद।